हेलो गाइस, तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज पिछली वीडियो में जो हमने किया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम तो बात करेंगे जो ब्रिटिश राज है, जो उनका शासन चलता है उसको जो दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है और जो सम्राट का शासन है, या इसको आप क्राउन राज भी बोल सकते हैं, मतलब जो ताज का शासन है या सम्राट का शासन जो 1858 से 1947 तक चला। इस दोनों को मैंने डिवाइड करके पहले लिखा हुआ है सेपरेट करके, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट कब और किसके शासन में चला था। इसलिए मैंने इसको पहले सेपरेट करके रखा हुआ है ताकि आपके लिए इजीली हो याद करने के लिए भी। ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 एक्ट है जो हर सेशन में ये निकले हैं इनके। तो हम बात करेंगे, अब आज जो हम बात करेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसको मैंने बिल्कुल मर्ज करके लिखा हुआ है, मैंने इतना शॉर्ट भी बनाया हुआ है और मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने इसमें कवर की हुई है, मैंने काफ़ी जगह से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको एक अलग जगह पे लिख के इसको आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने के लिए रख दिया है। अब आगे आप देख लो, जो पॉइंट शायद क्या पता एडिशनल कोई छूट गया वो आप बाद में ऐड कर लेना, उसके लिए आप पहले ही थोड़ी जगह रख देना। बाकी मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स जो है कवर किए हुए हैं। तो चलिए आगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पर इस एक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है कि आया क्यों था। इसके लिए ऐसा होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है वो मोनोपोली होती है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ वही जो है इंडिया में ट्रेड करेगी जो ब्रिटिश सरकार के अंडर है। तो बाकी कंपनियां वहाँ अलाउड नहीं थी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, क्योंकि और वो इसके लिए उनको ब्रिटिश सरकार को जो है 4 लाख जो है ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश सरकार को दे रही थी सालाना, मीन एक साल में। लेकिन जो है 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अनस्टेबल हो जाती है और वो ब्रिटिश सरकार को जो है वो जो उनका वार्षिक जो उन्होंने जो है सरकार को डील ऑफ़र की थी वो पूरा नहीं दे पाते हैं और बदले में उल्टा ही सरकार से कर्ज ले लेते हैं 1 लाख पाउंड। मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डूबने के मुख्य कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम 4 कारण रहे हैं। एक तो बंगाल में भूखमरी फैल जाती है 1769 में। 1769 में बारिश कम होती है, फसल भी कम होती है, जिसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टैक्सेस में बढ़ोतरी करती है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों के साथ साथ जो इसका है ट्रेड भी ख़त्म हो जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। दूसरा जो कारण रहता है वो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जो 1776 से 1779 3 साल तक चलता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उनका उल्टा जो है इस युद्ध पे बहुत खर्च हो जाता है। और तीसरा कारण इसका जो है भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी होती है, सभी एम्प्लॉय जो प्राइवेट होते हैं मीन तो अपने निजी फ़ायदे के लिए कंपनी का नुकसान करना शुरू कर देते हैं और करप्शन बढ़ जाता है, रिश्वतखोरी ज़्यादा हो जाती है। और जो चौथा है वो जो टी का ट्रेड होता है उसमें नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका के लिए जो टी सप्लाई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, परंतु जो है डच जो थे वो 2 नंबर में उसकी स्मगलिंग करके वो अमेरिका में बेच रहे थे, जिसके ऊपर जो उनका नियंत्रण फिर कम हो जाता है, उनकी मार्केट में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब वो एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, द्वैध शासन, जो मैंने हेडिंग की है द्वैध शासन की समाप्ति। एक्चुअली होता यह है कि जब 1765 में दीवानी अधिकार आते हैं तो जो रॉबर्ट क्लाइव होता है उसमें जो गवर्नर रहता है वो बंगाल में जो है द्वैध शासन की शुरुआत करता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की। आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। तो 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जब भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है और जो है प्रशासन जो है बंगाल के नवाब में रहता है, इसलिए ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। मतलब जो शासन करने के जो 2 केंद्र हो जाते हैं, बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड हेडलाइन आती है निदेशक मंडल, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मैंने शॉर्ट में लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं इसको, मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिखा है। तो जो ये निदेशक मंडल होता है इसमें जो है सदस्यों की संख्या 24 होती है और जो इसका कार्यकाल है वो 4 साल का है। कोई 5 साल का बोलते हैं, बट जो मैंने नोट किया है मैंने 4 साल का लिखा है। और इसमें जो है एक चौथाई का जो है निर्वाचन हर साल जो है दोबारा से होता है और जो बाकी उनको रिमूव किया जाता है, फिर उसके बाद 1/4 को दोबारा से इसमें भर्ती किया जाता है। इसके बाद जो है
नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण का पहला चरण। मीन जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो शक्तियां हैं, मीन जो पावर है, उनको सेंट्रलाइज किया जाता है। मीन सेंटर के हाथों में, जैसे अभी आप मान सकते हो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो पूरा कंट्रोल वैसे सेंट्रल के हाथ में रहता है। उसी तरह से ये था जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। उनमें से उन्होंने जो है बम्बई और मद्रास को जो है बंगाल के अंडर कर दिया था। ध्यान रहे जो बम्बई, बंगाल और मद्रास है, इनके पहले अलग अलग गवर्नर होते थे तीनों के। अब जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर है वो काम करेंगे बंगाल के गवर्नर के अंडर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वही जो उसका पद होता है गवर्नर का, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता है। और इसके लिए क्वेश्चन भी आता है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय 1773 की बात चली हुई। 1772 में जो है वो वार्न हेस्टिंग होता है, तो वो गवर्नर होता है 1772 में। उसको जो है फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। और साथ ही में गवर्नर जनरल, जो मैंने जीजी लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। जो जीजी मैंने लिखा है, जीजी का मतलब जो है गवर्नर जनरल है, इसका मतलब जीजी का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसकी सहायता के लिए जो 4 सदनीय जो है या 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण बोल सकते हैं आप, जो किया गया था। वारन हेस्टिंग के अतिरिक्त जो है 4 मेंबर थे, जिनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको शो करता हूँ। ये 4 नाम हैं, क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस। और जो है 5वां जो है गवर्नर जनरल था, जो खुद वारन हेस्टिंग था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, या कहीं में है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक ही है, मीन उस टाइम वही सुप्रीम था। तो जो है 1774 में जो है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो चीफ जस्टिस होता है, और 3 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो नॉर्मल जो है जज होते हैं। ये जो चीफ जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम था एलिजा एमपी। ये मिस्टेक हुई है, जो एम्प्टी लिखा है ये एक्चुअली एम्प्टी नहीं है, ये है एमपी, कहीं पे एमपी लिखा हुआ है, एलिजा एमपी ये नाम है। बाकी जो 3 नाम है वो मैं आपको बताता हूँ जो अन्य न्यायाधीश थे। एक का नाम हाइड लिमेंस्टर चैम्बर्स। अगर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे तो इसका वो केस जो है प्रीवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे इसकी याचिका दायर कर सकते थे। इसकी भी सुविधा की गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं कि जो मेकिंग ऑफ लॉ है, जो कानून बनाने का अधिकार है, वो जो है भारतीय प्रशासन के लिए बंगाल के गवर्नर और जो उसकी 4 सदनीय जो कार्यकारी परिषद थी उसको दिया जाता है। परंतु लागू करने के लिए उन्हें जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी, इसकी अनुमति लेना भी अनिवार्य था। बाकी इसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स है जो एडिशनल ऐड हो सकते हैं, कि मतलब वो है कि उपहार लेने के लिए, वही रिश्वत लेने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जो मेन थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। बाकी आपको जो कोई और एक्स्ट्रा मिलते हैं पॉइंट, वो आप नोट कर लीजिए, जगह छोड़ के रखिए, क्या पता कभी ऐड करना पड़ जाए। तो थैंक यू गाइस। जो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ना होगा, जो नेक्स्ट का हमारा जो 1781 का जो एक्ट है, उसके बाद 1784 सबको क्लियर करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए, ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मीन एक एक करके ही सारे ही क्लियर करते चलेंगे, फिर ऐसे करके हमारे जो नोट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। मीन जो सिविल की तैयारी है आपकी, जो एंट्रांस की है, वो अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू।